हेलो बच्चों। क्या आपने कभी सोचा है हम जब सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं और जब छोड़ते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। क्या हो रहा है ऐसा कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा दूध दूध में थोड़ी सी दही डालते हैं और वो दही जम जाती है। सेब काट के रखा और सेब ब्राउन हो जाता है। पेड़ पे देखा फल फल था कच्चा और कुछ टाइम बाद आने वाले 1 डेढ़ महीने बाद वो फल पक जाता है। तो ये सब क्या है? ये सब के सब केमिकल चेंज है। तो हम इस चैप्टर में बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को जानने से पहले मैं आपको बता दूं फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होते हैं। हमारे आसपास चेंज बहुत तरह के हैं। जैसे पेपर फाड़ दिया, पेपर जला दिया, बर्फ पिघला दी, पानी की बर्फ जमा दी, फल का पकना, फल का काटना, सब्जी बनाना, खाना पचना, सब के सब क्या है? ये सब के सब चेंज है। अब चेंज मेनली दो तरह से डिवाइड होते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में कुछ भी नया नहीं बनता है। नया नहीं बनता मतलब क्या है? सेब था, सेब को काट के दो हिस्सों में छोड़ दिया, तो पहले भी वो सेब था, अब भी वो सेब है। पेपर था, फाड़ दिया, पहले भी पेपर था, अब भी पेपर है ना? अच्छा, उसके अलावा पानी है, पानी को जमा के बर्फ बना दिया। भाई रहेगा तो पानी ही, मतलब है तो बर्फ पानी सेम ही चीज, बस स्टेट तो चेंज हुई है। तो ये सब क्या है? ये सब फिजिकल चेंज है। जिसमें कुछ नया ना बने वो फिजिकल चेंज है। जनरली आमतौर पर आप फिजिकल चेंज को रिवर्स कर सकते हैं, यानी कि वापस पहले ऐसा कर सकते हैं। पानी को बर्फ जमाया, बर्फ को वापस पानी बना सकते हैं। मैंने बोला जनरली, हमेशा नहीं। एक पेपर था, पेपर को फाड़ दिया, क्या अब वो पेपर पहले जैसा हो सकता है वापस बड़े साइज का? नहीं भैया, टेप जोड़ देंगे। टेप जोड़ने से क्या होगा? पहले जैसा नहीं हो जाएगा वो। सेब था, सेब को काट दिया, क्या अब वो सेब जो कटा हुआ है वो बिल्कुल पहले जैसा पूरा एप्पल बन सकता है? नहीं बन सकता। तो जनरली फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होते हैं। केमिकल चेंज की बात करें तो कुछ नया बन रहा है जिसकी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज अलग हैं। कागज देखा है ना? आग लगा दे कागज में, क्या होगा? कागज जल जाएगा। जल के क्या बनेगा? राख बनेगी। क्या बनेगी? राख। तो राख और कागज दोनों अलग अलग चीजें हैं। सेब था, सेब को काट दिया, तो काटना तो क्या था? एक फिजिकल चेंज था। अब वो सेब थोड़ी देर बाद ब्राउन हो जाएगा। ब्राउन क्यों हुआ? उस सेब ने कर ली रिएक्शन हमारे आसपास गैसेस से, तो क्या हो गया? वो एक केमिकल चेंज हो गया। मोमबत्ती देखिए, मोमबत्ती, अगर हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो उसमें फिजिकल चेंज भी होता है और केमिकल चेंज भी होता है। फिजिकल चेंज भी होता है और केमिकल चेंज भी होता है ना? अब जहां कहीं पे भी केमिकल चेंज हो रहा है। अच्छा, फिजिकल चेंज केमिकल चेंज होता कैसे है? मान लो ये मोमबत्ती है, ये मोमबत्ती है। जब मोमबत्ती जल रही होती है तो ये जो मोमबत्ती की स्ट्रिंग है, जो धागा है, ये जल रहा होता है और साइड साइड से मोम पिघल के जमा हो रही होती है। साइड साइड में वैक्स जमा हो रही होती है। तो मोमबत्ती के जलने में दो चीजें हो रही हैं, एक हो रही है बर्निंग और दूसरा हो रहा है मेल्टिंग। बर्निंग और मेल्टिंग। बर्निंग एक केमिकल चेंज है और मेल्टिंग यानी पिघलना एक फिजिकल चेंज है। ठीक है? अब जहां कहीं पे भी केमिकल चेंज हो रहा होता है, जहां कहीं पे भी केमिकल चेंज हो रहा होता है, वहां पे एक केमिकल रिएक्शन हो रही होती है, जो कि हमारे चैप्टर की हेडिंग है। तो केमिकल रिएक्शन कहां होती है? जहां कहीं भी एक केमिकल चेंज हो, वहां पे एक केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है। मैंने जितने भी केमिकल चेंज बताए, पता है, पेपर का फटना हो गया, ब्राउनिंग ऑफ फ्रूट्स हो गया, पेपर का जलना, पेपर का फटना नहीं, जलना। ब्राउनिंग ऑफ फ्रूट हो गया, सेब है, काट दिया, ब्राउन हो गया। पकना, कच्चा आम था, 1 2 महीने बाद पक गया, तो ये क्या है? ये सब है केमिकल चेंज। तो जहां भी केमिकल चेंज हो रही है, वहां पे कोई ना कोई एक केमिकल रिएक्शन हो रही होगी। आगे बात समझ में? अब अगर मैं केमिकल रिएक्शन को लिख के दिखाऊं, केमिकल रिएक्शन को लिख के दिखाऊं, तो केमिकल रिएक्शन को लिख के दिखाने को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन जैसे आपको दिख रहा है, ये क्या है? ये एक मैंने केमिकल रिएक्शन लिखी है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गैस मिलकर वाटर बना रहे हैं, तो ये क्या है? एक केमिकल इक्वेशन है। अब केमिकल इक्वेशन में दो चीजें होंगी। एक, जो फॉर एग्जांपल मैंने लिखा, इसी की बात करते हैं, H2O, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। तो ये जो H2 प्लस O2 है, इन्होंने रिएक्शन करी है और इन्होंने मिलकर बनाया क्या है?
इन्होंने मिलकर बनाया है H2O। तो जिन्होंने रिएक्शन करी है उनको कहा जाता है रिएक्टेंट्स। क्या कहा जाता है? रिएक्टेंट्स। और जो बना है उसको कहा जाता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट। जिसने रिएक्शन करी वो रिएक्टेंट और जो बना वो प्रोडक्ट। अब एक केमिकल इक्वेशन को जब लिखते हैं तो वो दो तरह की हो सकती है, या तो बैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड। जैसे अगर यहां देखिए, हम यहां लिखा हुआ है H2 प्लस O2 गिव्स H2O। H2 प्लस O2 गिव्स H2O। यहां पे H2 में हाइड्रोजन कितने हैं? दो हाइड्रोजन है। दो हाइड्रोजन है। यहां पे ऑक्सीजन कितने हैं? दो ऑक्सीजन है। इनटू का मतलब टू टाइम्स ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन है। अगर H2O की बात करें तो इसमें दो हाइड्रोजन है पर एक ही ऑक्सीजन है। तो क्या लेफ्ट हैंड पे यानी रिएक्टेंट्स की साइड पे और प्रोडक्ट की साइड पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बराबर है? बराबर नहीं है। यहां पे दो हाइड्रोजन थे, यहां भी दो हाइड्रोजन है। यहां पे दो ऑक्सीजन है लेकिन यहां पे मात्र एक ही ऑक्सीजन है। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारे इस तरफ और इस तरफ चीजें बराबर नहीं थी। तो अगर ऐसी इक्वेशन होगी जिसमें लेफ्ट हैंड यानी रिएक्टेंट की साइड पे और राइट हैंड यानी प्रोडक्ट की साइड पे बराबर नहीं होंगे सभी आइटम्स, तो उसे बोलेंगे हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और अगर बराबर होंगे तो उन्हें क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है। अब बैलेंस करते क्यों हम इक्वेशंस को बैलेंस करते क्यों हैं? आपने 9th क्लास में एक लॉ पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो ये कहता है कि आप कुछ नया मास नहीं बना सकते हैं, ना ही मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बिगाड़ भी नहीं सकते। ठीक है। इसका मतलब क्या है? जैसे यहां पे दो ऑक्सीजन थे और वो दो ऑक्सीजन यहां पे एक कैसे हो गए? दो ऑक्सीजन तो दो ही रहने चाहिए थे ना, एक ऑक्सीजन कहां गया? तो हम बैलेंस्ड लिखते हैं। अब देखो इसका बैलेंस्ड फॉर्म क्या है, ये लिखा हुआ है यहां पे, देखो 2H2, यानी कि हाइड्रोजन कितने हो गए? चार। दो इंटू टू, 2H2 का मतलब क्या है? H2 दो बार, H2 दो बार मतलब दो एच यहां दो एच यहां, चार एच हो गए। O2 का मतलब क्या है? दो ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने? चार हाइड्रोजन है, दो ऑक्सीजन है इस तरफ। और अगर नीचे की बात करें तो H2O दो बार है। H2O दो बार का मतलब क्या है? चार हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन। तो देखो बराबर है, इधर भी चार हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन, इधर भी चार हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन, है ना, बराबर। तो ये क्या हो गया? बैलेंस्ड। अब हम किसी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करके लिख सकते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं बैलेंसिंग। ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अगर हमारे आसपास कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, अगर हमारे आसपास कोई केमिकल रिएक्शन हुई है तो उसको पता कैसे लगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है? तो इसके पांच तरीके। कितने तरीके? पांच तरीके। या तो कोई गैस रिलीज हो सकती है, या तो कोई गैस रिलीज हो सकती है, या कलर चेंज हो सकता है, स्टेट चेंज हो सकती है, सॉलिड से लिक्विड गैस कुछ बन गया, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, टेम्परेचर, और प्रेसिपिटेट बन सकता है। अब ये प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट का मतलब है दो चीजें थी, दोनों एक्वस फॉर्म में थी। एक्वस मतलब क्या है? लिक्विड फॉर्म में थी। दोनों को मैंने मिलाया और कुछ नया बना, वो नीचे सॉलिड फॉर्म में जमा हो गया। दोनों एक्वस थे, रिएक्शन हुई और कुछ सॉलिड बन गया जो कि नहीं घुल पा रहा है, यानी इनसॉल्युबल है। तो इनसॉल्युबल सॉलिड जो किसी रिएक्शन के बाद बना है उसे प्रेसिपिटेट कहा जाता है। तो पहले एक बार यहां तक स्टार्टिंग से पढ़ के देखते हैं लाइन बाय लाइन और समझते हैं क्या बात हो रही है। देखिए, फिजिकल चेंज की बात करें तो क्या लिखा हुआ है? नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। दे कैन बी रिवर्स्ड। इनको रिवर्स कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, सारे फिजिकल चेंज को रिवर्स नहीं कर सकते। एग्जांपल में क्या लिखा है? मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना। यहां पे हो सकता है फ्रीजिंग ऑफ वाटर, वाटर को फ्रीज करना। बॉइलिंग ऑफ वाटर भी हो सकता है, वाटर को बॉइल करना। टीयरिंग ऑफ पेपर, पेपर को फाड़ना। ये भी क्या है? एक फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंज की बात करें अगर, तो न्यू सब्सटेंस विथ डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी इज फॉर्म्ड। नया सब्सटेंस बनता है जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग होती है। कागज जला दिया, जला दिया तो उससे राख बन गई। कागज अलग था और राख अलग चीज है। सब्जी थी, सब्जी को पका दिया तो पहले सब्जी अलग थी, पकने के बाद अलग बन गई। तो वो वहां पे भी क्या हुआ है? एक केमिकल चेंज हुआ है। तो दे कैन नॉट बी रिवर्स्ड। इनको रिवर्स नहीं कर सकते। दही जमा दिया एक बार, दही जम गई, अब दही से दूध नहीं बनेगा वापस।
सब्जी पका दी तो सब्जी अब पक गई है, उस पकी हुई सब्जी से वापस कच्ची सब्जी नहीं बन सकती। फल पक गया, फल रखा था पेड़ में, पड़ लगा हुआ था, अब वो पक गया तो वापस कच्चा नहीं हो सकता। तो केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होते हैं, उनको रिवर्स नहीं कर सकते। क्या होते हैं ये होते हैं इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल, ठीक है। अब बात करते हैं बर्निंग ऑफ कैंडल। एक दोनों चेंज है, फिजिकल भी केमिकल भी, मैंने बता दिया आपको। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? जब एक केमिकल चेंज होता है, व्हेन अ केमिकल चेंज अकर, जब कोई केमिकल चेंज होता है तो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। वहां पे क्या होती है? केमिकल रिएक्शन होती है। अब केमिकल रिएक्शन को लिख के दिखाने को क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। कोई केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है, हो कुछ रहा है, उसको पेपर पर लिख दिया मैंने कि ये चीज थी, ये चीज थी, मिलके ये चीज बन गई। तो ये चीज जो लिखी है ना मैंने, इसको क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। देखते हैं द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना कैसे? यूजिंग सिंबल्स एंड केमिकल फॉर्मूलाज। सिंबल की मदद से, केमिकल फॉर्मूला की मदद से, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। अब केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्ट करेंगी उन्हें बोलेंगे रिएक्टेंट, और जो नया बनेगा उसको बोलेंगे प्रोडक्ट। जो रिएक्ट करेगी उसे क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट, और कुछ नया बनेगा तो उसे क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट क्या होते हैं? दो सब्सटेंसेस व्हिच रिएक्ट टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस। वो सब्सटेंस जो रिएक्ट करते हैं कुछ नया बनाने के लिए, उन्हें रिएक्टेंट कहा जाता है। और दो सब्सटेंस व्हिच आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, जो बनते हैं एक केमिकल रिएक्शन में, उन्हें क्या कहा जाता है? प्रोडक्ट कहा जाता है। अब केमिकल रिएक्शन में भी बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड, केमिकल रिएक्शन बैलेंस भी हो सकती है और अनबैलेंस भी हो सकती है ना। अब बैलेंस रिएक्शन क्या होती है? तो इफ नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन अ रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईच एलिमेंट इन प्रोडक्ट। मतलब रिएक्टेंट में जितने एलिमेंट थे सबके नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट के बराबर होंगे तो वो रिएक्शन क्या कहलाएगी? बैलेंस्ड। और अगर बराबर नहीं होंगे, नॉट इक्वल, तो वो क्या कहलाएगी? अनबैलेंस्ड कहलाएगी। A chemical reaction must be written balanced. Chemical equation is balanced to avoid violation of law of conservation. एक केमिकल इक्वेशन को हमेशा बैलेंस लिखना चाहिए, हमेशा बैलेंस लिखना चाहिए। क्यों? अगर बैलेंस नहीं लिखेंगे तो वो क्या कर रही है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का उल्लंघन कर रही है। तो इसको बचाने के लिए केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड टू अवॉइड, अवॉइड करने के लिए, क्या अवॉइड करने के लिए? वॉयलेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गलत ना हो जाए, इसको बचाने के लिए करते हैं। समझते हैं किसी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करा जाए? इसे बैलेंसिंग कहा जाता है। बैलेंसिंग करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं, बड़े सिंपल से स्टेप्स है, बड़ी प्यार से बैलेंसिंग हो जाएगी। अब देखिए स्टेप्स क्या है। कोई केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है तो पहले तो हमें ये पहचानना है कि उसके रिएक्टेंट साइड पे कितने आइटम्स हैं किस एलिमेंट के, और प्रोडक्ट साइड पे कितने आइटम्स हैं किस एलिमेंट के। देखते हैं। अब हमारा ये है AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड। इसमें यहाँ पे सिल्वर एक है और क्लोरीन भी एक है। यहाँ पे सिल्वर एक है और क्लोरीन दो है, दो क्लोरीन है। इससे क्या समझ में आता है कि इस तरफ एक क्लोरीन कम है। अब क्लोरीन लगाना है तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कहां? बाहर की तरफ। जैसे AgCl लिखा है, इसको हम 2AgCl 3AgCl इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब क्लोरीन दो है तो मैंने यहां पे क्या लिख दिया? मैंने यहां पे लिख दिया 2, तो ये बन गया 2AgCl। बाकी तो कुछ नहीं छेड़ा, Ag प्लस Cl 2। क्लोरीन दो होगा, इधर इधर भी क्लोरीन दो है, पर अब सिल्वर भी तो चेंज हो गया। यहाँ पे सिल्वर दो है और यहाँ पे सिल्वर मात्र एक ही है, तो यहाँ भी दो सिल्वर चाहिए, तो यहाँ पे भी क्या लगा देंगे? 2, और ये होगा हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। Mg प्लस O2 गिव्स MgO। Mg कितने यहाँ पे? Mg कितने? एक। O कितने? दो। यहाँ पे Mg कितने? एक। O कितना? एक। यहाँ पे दो ऑक्सीजन और यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। 2 लगाते ही ऑक्सीजन तो दो हो गए, और भैया मैग्नीशियम भी तो दो हो गए। अब यहाँ मैग्नीशियम दो है और यहाँ मैग्नीशियम एक है, यहाँ भी दो करना है तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, वही बैलेंस। सिंपल। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। NaOH plus H2SO4 gives Na2SO4 plus H2O। Na कितने यहाँ पे? एक। यहाँ पे Na कितने? दो। जैसा आपको दिख रहा है ना वैसे लगा दो। यहाँ पे एक है तो यहाँ पे दो है और यहाँ पे एक है, तो यहाँ डबल कर दो Na2। ठीक है। अब देखो
SO4 H गिनते हैं, H कितने हो गए, 2 यहां है और 2 यहां है, H कितने हो गए, 4। सल्फर कितने, सल्फर है 1। ऑक्सीजन कितने टोटल, 4 यहां है और 2 यहां है। यहां देखते हैं सल्फर कितने, 1। ऑक्सीजन कितने, 4 यहां है और 1 यहां है। हाइड्रोजन कितने, हाइड्रोजन है 2। अगर मैं यहां पे 2 लगा दूं तो हाइड्रोजन 4 हो गए, 2 का डबल 4, और ऑक्सीजन कितने हो गए, 2। तो 2 ऑक्सीजन यहां से आ गए और 4 यहां से आ गए, हो गए 6। तो ये हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, 2NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 और प्लस 2H2। ठीक है, चलते हैं आगे। KNO3 लिख लेते हैं। K कितने, 1। N कितना है, 1। O कितने, 3 यहां और 3 यहां, अलग अलग लिखेंगे, एक साथ मत लिख देना। H कितने, 2। C कितने, यहां लिखते हैं। यहां K कितने, 2। C कितने, लाइन वाइज लिखते हैं। N कितने, N है 1। N कितने, 1। O 3 प्लस 3। फिर O हो गया। H लिखते हैं, H कितना, H यहाँ है 1। C कितने, C भी है 1। अब देखो O और H को छोड़ के बाकी तो चीजें है ना, पहले उन्हें बैलेंस करना है। O और H को एट द एंड करना है, वो अपने आप ही हो जाएंगे, नहीं होंगे तो करेंगे फिर लास्ट में। के 1 और के 2, यहाँ पे 2 का है, यहाँ पे 1 के है, तो यहाँ डबल करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लगा दिया 2। यहाँ 2 लगाते ही के तो 2 हो गए, एन भी तो चेंज हो गए, एन कितने हो गए, एन 2 हो गए। ऑक्सीजन यहाँ 6 और यहाँ 3, तो 6 प्लस 3 हो गए। इधर देखते हैं अब अगर यहाँ पे एन 2 हो गए तो यहाँ पे भी एन डबल करने, एन डबल करने के लिए यहाँ पे 2 लगाऊंगा। जैसे मैंने एन डबल करा, एन डबल करते ही क्या हो गया, एन डबल करते ही एच भी डबल हो गए, एन भी डबल हो गए और ओ हो गए 6, तो 3 और प्लस 6। अब देखो सब बराबर हो गए, यहाँ पे के 2 है, एन 2 है, ऑक्सीजन 9 है, हाइड्रोजन 2 है और कार्बन 1 है। तो ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ये दोनों क्वेश्चन कमेंट में डालिए फटाफट। क्या है, N2 प्लस H2 गिव्स NH3 और N ये लिख लेते हैं MgOH होल ट्वाइस प्लस H2CO3 गिव्स MgCO3 और प्लस H2O। ये दोनों क्वेश्चन कमेंट में डालिए फटाफट। अब है वेज टू ऑब्जर्व अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को ऑब्जर्व कैसे करते हैं, ऑब्जर्व करने का मतलब क्या है कि पता कैसे चलेगा केमिकल रिएक्शन हुई है। तो देखो 5 तरीके, चेंज ऑफ स्टेट, हो सकता है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, कुछ इस तरीके से स्टेट चेंज हो गई हो। चेंज इन कलर, अब हम आगे देखेंगे बहुत सारे रिएक्शन जिसमें कुछ मान लो ग्रीन कलर की चीज है, उसमें कुछ डाल दिया वो ब्लू हो गई, क्या हुआ, कलर चेंज हो गया। तो कलर चेंज होना भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन को पहचानने का तरीका है। इवोल्यूशन या लिबरेशन ऑफ गैस, कोई गैस रिलीज हो रही है, ये भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन को पहचानने का तरीका है। चेंज इन टेम्परेचर, देखा हुआ साइंटिस्ट लोग कुछ करते हैं, ऐसा करके कुछ मिला फटका फट, फटका मतलब क्या हुआ, वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अक्सर साइंस लैब में होता है ऐसा, केमिस्ट्री लैब में होता है ऐसा कि टेस्ट ट्यूब वगैरह बच्चों से फट जाती है। क्यों, ज्यादा तेज रिएक्शन करवा दी उन्होंने, ज्यादा रिएक्टेंट डाल दिए, है ना। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, मैंने बताया आपको भी कि अगर कोई रिएक्शन है, दोनों चीजें एक्वस है, एक्वस वर्ड ध्यान रखिएगा, एक्वस मतलब होता है कि वो लिक्विड फॉर्म में है, एक्वस का मतलब पानी में मिले हुए। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला NaOH, क्या बोला, NaOH होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये पाउडर फॉर्म में होता है, पानी मिला दिया क्या बन गया, वो एक्वस बन गया। मैंने बोला बेरियम सल्फेट, क्या बोला, बेरियम सल्फेट, तो ये सॉलिड फॉर्म में तो पाउडर फॉर्म में होगा, जब मैं इसको पानी में मिला दूंगा तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एक्वस। एक्वस को शॉर्ट में बोलते हैं AQ, एक्वस। तो दो केमिकल थे, दोनों एक्वस थे, मैंने मिलाया आपस में, क्या बन गए वो, अब उसमें से एक चीज बन गई सॉलिड, कुछ नया बन गया सॉलिड। तो वो जो सॉलिड है ना, उस सॉलिड को बोलते हैं प्रेसिपिटेट, जिसको शॉर्ट में PPT बोलते हैं। ठीक है, और ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है, उस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, है ना। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की तरफ। अब केमिकल रिएक्शन बहुत तरीके की हो सकती है, उनमें से हमें कुछ तरीके पढ़ने हैं। जैसे पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर है डीकम्पोजिशन रिएक्शन जिसके अंदर थर्मल,
फोटोलाइटिक और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन आएगा। उसके अलावा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो पहले समझते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन की अगर हम बात करें, दो चीजें मिलाई, दो रिएक्टेंट्स मिलाए, दो रिएक्टेंट्स मिलाए और उनके मिलाने से वहां पे हीट जनरेट हुई, हीट रिलीज हुई। हीट रिलीज हुई मतलब टेम्परेचर बढ़ गया, हीट रिलीज हुई टेम्परेचर बढ़ गया ना। रिएक्शन से हीट निकली है, तो जिस रिएक्शन से हीट निकलती है उस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। दोज रिएक्शंस व्हिच रिलीज हीट एनर्जी आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। जिस रिएक्शन में से हीट रिलीज होगी उस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाएगा। देखो एग्जांपल में लिखा हुआ है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। अब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या होती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब है जहां पे एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं, कोई एसिड और कोई बेस रिएक्शन कर जाएगा तो वो क्या कहलाएगी? एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाएगी। अब एग्जांपल देखते हैं, NaOH जो कि एक बेस है, HCl जो कि एक एसिड है, इनके रिएक्शन से बना NaCl प्लस H2O। तो ये रिएक्शन क्या है? एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। इसमें से क्या निकलेगी? इसमें से हीट निकलेगी। तो हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस में हीट, प्लस में हीट। फिर ऐसे लिखा हुआ है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। जहां कहीं पे भी बर्निंग होगी, कोई भी चीज जलेगी, वहां पे हीट निकलेगी। बर्निंग एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो मैग्नीशियम रिबन को अगर जला दिया मैंने तो उसमें से क्या निकलता है? MgO निकलता है, जो कि किस कलर का होता है? व्हाइट कलर का पाउडर होता है, व्हाइट पाउडर। और इसकी जब ये जल रहा होता है ना तो इसमें से व्हाइट फ्लेम निकलती है। क्या निकलती है? व्हाइट फ्लेम। अब देखो एक क्वेश्चन आता है बड़ा प्यारा सा कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसे साफ किया जाता है, रब किया जाता है। क्यों किया जाता है रब? मैग्नीशियम रिबन जब हम जला रहे हैं उससे पहले रखी हुई होगी, नॉर्मल रखी हुई होगी, तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेती है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देती है। अब मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक लेयर जमी हुई है, किसकी? मैग्नीशियम ऑक्साइड की। अगर मैं उसे जलाना चाहूं तो वो जलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि जो मैं जला रहा हूं तो वो मैं किसको जला रहा हूं? बाहर वाली लेयर को, और वो लेयर किसकी है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की। तो अगर मुझे मैग्नीशियम को जलाना है तो पहले उसे साफ करना पड़ेगा। साफ करने से क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर हट जाएगी और अंदर का मैग्नीशियम फिर आराम से जल पाएगा। तो देखो लिखा हुआ है मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड, क्लीन करते हैं क्यों? बिफोर बर्निंग टू रिमूव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फ्रॉम इट। इसके ऊपर से मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को हटाने के लिए इसे क्लीन करते हैं। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? ऐसी रिएक्शंस जिसमें हीट चाहिए हो। मैंने दो चीजें मिला दी रिएक्शन के लिए, अब रिएक्शन हो ही नहीं रही, टेंशन में भाई रिएक्शन क्यों नहीं हो रही। तब समझ में आया, अच्छा ये रिएक्शन तो एंडोथर्मिक है, यानी इसे क्या करना पड़ेगा? गर्म करना पड़ेगा। गर्म करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा मतलब क्या? हमने हीट दी उसे। इसमें क्या हो रहा था? इसमें हीट निकल रही थी, इसमें हीट चाहिए। दोज रिएक्शंस विच रिक्वायर हीट एनर्जी, जिससे हीट एनर्जी चाहिए, आर कॉल्ड टू गेट कंप्लीटेड। ऐसी रिएक्शन जिसको कंप्लीट होने के लिए हीट एनर्जी चाहिए आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। क्या कहलाती हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहलाती है। देखो कैल्शियम कार्बोनेट बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दोनों की दोनों। नीचे वाली तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम कार्बोनेट को देखो, अब यहां पे मैंने यहां ये बॉक्स बनाया ना, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? इस ट्रायंगल का मतलब होता है हीट। इस ट्रायंगल क्या मतलब होता है? हीट। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पर कैल्शियम और CO2 बनता है। क्या ये? सॉरी माय मिस्टेक, यहां पे कैल्शियम ऑक्साइड आएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, यहां भी कैल्शियम ऑक्साइड आएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनता है। ठीक है, सेम ऐसे ये लिखा हुआ है PbNO3 होल ट्वाइस, ये होता है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को अगर हीट करते हैं तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनता है। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक ब्राउन कलर की गैस है, यानी अगर मैं लेड नाइट्रेट को हीट करूंगा तो उसमें से कैसी गैस निकलेगी? ब्राउन कलर की गैस निकलेगी। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ब्राउन कलर की गैस दिखते ही वो क्या हो जाएगी? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आ सकता है कि किसी रिएक्शन में ब्राउन गैस निकल रही है,
किसी चीज को जलाया, उसमें से ब्राउन गैस निकली, ऑक्सीजन निकली, साथ में कोई कंपाउंड बना एक्स, तो वो एक्स क्या हो सकता है, वो एक्स हो सकता है पीबीओ, लेड ऑक्साइड। और जिसको जलाया वो क्या हो सकता है, लेड नाइट्रेट हो सकता है ना। तो चलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की तरफ। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या है, एक रिएक्टेंट ये रहा, यानी कोई कंपाउंड है, और दूसरा कंपाउंड ये रहा, और दोनों ने रिएक्शन करी। रिएक्शन करने का मतलब क्या है, ये दोनों रिएक्टेंट थे, और रिएक्शन करके अगर सिर्फ एक प्रोडक्ट बना, सिंगल प्रोडक्ट, दो रिएक्टेंट हो, तीन रिएक्टेंट हो, चार रिएक्टेंट हो, अगर सबने मिलकर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट को बनाया, तो ऐसी रिएक्शन कहलाती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्या कह रही है, दोज रिएक्शंस इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट को बनाए, ऐसे रिएक्शंस को कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहा जाता है। एग्जांपल देखते हैं, लिखा हुआ है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक ही प्रोडक्ट है। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर बना दिया CaCO3 होल ट्वाइस, जिसको कहा जाता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो ये क्या बन गया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। देखो सब में देखो एक ही प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट एक ही रहेगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, सिंगल प्रोडक्ट। N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। इस रिएक्शन को कहा जाता है हैबर्स प्रोसेस, हैबर्स प्रोसेस, ठीक है। अब देखो N2 और 3H2 मिलके 2NH3 ऐसे नॉर्मली नहीं बनाएंगे, कुछ कंडीशंस है। कंडीशंस क्या है कि वहां पे 200 एटीएम का प्रेशर होना चाहिए, प्रेशर को नापते हैं हम एटीएम में, तो 200 एटीएम का प्रेशर होना चाहिए, 450 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होना चाहिए, और आयरन एज अ कैटलिस्ट होना चाहिए। कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, स्पीड ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं कैटलिस्ट। कोई रिएक्शन उसे होने में 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन ऐसे टाइम लग रहा है, कैटलिस्ट डालने से वो टाइम कम हो जाता है, 24 घंटे, 10 घंटे, 8 घंटे ऐसा टाइम हो जाता है या और कम हो जाता है। तो कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन की रेट को बढ़ा देता है, विदाउट सेल्फ रिएक्टिंग, खुद रिएक्ट नहीं करता, रिएक्शन में कोई फर्क नहीं आएगा, बस स्पीड बढ़ा देगा, ठीक है। तो इन्हें बोलते हैं कैटलिस्ट। देखो क्या लिखा हुआ है, जनरली कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं। तो चलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन की तरफ। अब डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, कोई एक ही रिएक्टेंट होगा और वो टूट के 2 या 3 हिस्सों में टूट जाएगा। एक रिएक्टेंट यानी एक चीज 2 या 3 हिस्सों में टूट जाएगी, तो सिंगल रिएक्टेंट और 2-3 इतने प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक है। अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है, द रिएक्शन इन विच अ रिएक्टेंट फॉर्म्स 2 और मोर प्रोडक्ट्स। एक रिएक्टेंट 2 या उससे ज्यादा प्रोडक्ट को फॉर्म करता है, बनाता है, ऐसी रिएक्शन को डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब देखो क्या लिखा हुआ है, डीकंपोजिशन रिएक्शंस आर जनरली एक्सोथर्मिक। जो डीकंपोजिशन रिएक्शन होते हैं वो एक्सोथर्मिक होते हैं। एक्सोथर्मिक का क्या मतलब है, सॉरी एंडोथर्मिक होते हैं। एंडोथर्मिक का क्या मतलब है, इनको हीट चाहिए होती है। अब खुद सोचो, मान लो आप हो और आपका एक दोस्त है और आप दोनों बहुत अच्छे बॉन्ड से जुड़े हुए हो, मुझे अगर आप दोनों को अलग करना है, अलग करना है, तोड़ना है, तो आपके बीच में कुछ लाई लगवानी पड़ेगी, इससे आपकी चुगली, उससे आपकी चुगली, ऐसे करना पड़ेगा ना, तभी तो बॉन्ड टूटेगा। वैसे ही जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें भी बॉन्ड होता है, हमें उस बॉन्ड को तोड़ना है, तो किसी ना किसी फॉर्म में एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हम अभी आगे देखेंगे कि ये एनर्जी 3 फॉर्म्स में दी जा सकती है। पहला फॉर्म है हीट की फॉर्म में, दूसरा है लाइट की फॉर्म में, और तीसरा है इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। तो इस हिसाब से हमारे डीकंपोजिशन रिएक्शंस के 3 टाइप होते हैं, ये तीनों के तीनों ही एनर्जी ले रहे हैं अलग अलग फॉर्म में, तो तीनों के तीनों ही क्या होंगे, एंडोथर्मिक होंगे। अब टाइप 1 क्या है, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। थर्मल, थर्मल मतलब होता है हीट। तो ऐसी डीकंपोजिशन रिएक्शंस जिसको हीट एनर्जी चाहिए, विच रिक्वायर हीट एनर्जी। अब देखो कि ट्रायंगल बनाए ना, इस ट्रायंगल को बोलते हैं डेल्टा और इसका मतलब होता है हीट। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पे क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट को हीट करने में भी थोड़ी देर पहले देखा आपने, लेड नाइट्रेट को हीट करने पे क्या बनता है, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड,
और ऑक्सीजन। और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या है, एक ब्राउन गैस है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं ये ब्राउन गैस है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक ब्राउन गैस है। FeSO4 फेरस सल्फेट ये बनाता है फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3। ठीक है, दूसरा है फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से 2 या 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जिनमें से एक के आने के चांस बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्या है, दोज डीकंपोजिशन रिएक्शन इन विच लाइट एनर्जी इज यूज्ड। अब वो लाइट एनर्जी घर की लाइट भी हो सकती है और सनलाइट भी हो सकती है। ज्यादा इफेक्टिव कौन होगी, सनलाइट होगी, वहां पे एनर्जी ज्यादा है। अब देखो एग्जांपल क्या है, AgCl जिसको बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड, ये लाइट एनर्जी पड़ती है इस पे, तो ये सिल्वर प्लस क्लोरीन बन जाता है, क्लोरीन गैस। ऐसी सेम सिल्वर ब्रोमाइड, ये सिल्वर प्लस ब्रोमीन बन जाता है। द अबव रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो आ सकता है कि ऐसी रिएक्शंस कौन सी है जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती है। इसके अलावा देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, सिल्वर क्लोराइड है या सिल्वर ब्रोमाइड है, दोनों के दोनों अगर मैंने लाइट के अंदर छोड़ दिए तो वो मैंने रखा सिल्वर क्लोराइड, और लाइट के अंदर वो सिल्वर क्लोराइड बचेगा ही नहीं, वो सिल्वर और क्लोरीन गैस बन जाएगा। तो यहां से पहला क्वेश्चन क्या आता है कि वाई आर सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बॉटल्स। ऐसी बॉटल में रखते हैं जो डार्क हो, यानी लाइट उनके आर पार ना जा सके। अगर लाइट उनके आर पार चली जाएगी तो वहां पे क्या हो जाएगी, फोटोलाइसिस हो जाएगा, यानी फोटोलिटिक डीकंपोजिशन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है कि सिल्वर को मैंने खुले में छोड़ दिया, सिल्वर क्लोराइड को, सिल्वर क्लोराइड लेफ्ट इन ओपन टर्न्स ग्रे। सिल्वर क्लोराइड को खुले में छोड़ दिया तो वो क्या हो जाता है, ग्रे हो जाता है। ग्रे हो जाता है मतलब सिल्वर क्लोराइड था, अब वो क्या बन गया, सिल्वर बन गया, और सिल्वर का कलर कैसा होता है, ग्रे कलर का होता है। तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, अ कंपाउंड एक्स, एक कंपाउंड है एक्स ऑन फोटोलाइसिस या व्हेन लेफ्ट इन सनलाइट, जब सनलाइट में छोड़ दिया, टर्न्स इनटू अ कंपाउंड वाई एंड क्लोरीन गैस इज फॉर्म्ड। वाई में बन जाता है और क्लोरीन गैस बनती है। तो आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई। तो एक्स क्या होगा, एक्स होगा सिल्वर क्लोराइड, वाई क्या होगा, सिल्वर। अगर वहीं पे बोलता कि क्लोरीन की जगह ब्रोमीन गैस इज फॉर्म्ड, अगर ब्रोमीन बनती तो एक्स क्या हो जाता, सिल्वर ब्रोमाइड, और वाई क्या हो जाता, सिल्वर। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी। तीसरा चलते हैं, तीसरा है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से तोड़ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी, ये हमारी बैटरी है, ये क्या है, बैटरी है। बैटरी में जो ये लंबा वाला टर्मिनल होता है इसको पॉजिटिव बोलते हैं, और ये छोटा वाला टर्मिनल होता है इसको नेगेटिव बोलते हैं। अब दोनों टर्मिनल से मैंने वायर से प्लेट जोड़ रखी है, इन प्लेट्स को कहा जाता है इलेक्ट्रोड। क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड दो तरह के होते हैं, देखो साफ दिख रहा है, एनोड और कैथोड। एनोड और कैथोड। जो पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा होगा वो कहलाएगा एनोड, तो एनोड पॉजिटिव, और जो नेगेटिव से जुड़ा होगा कहलाएगा कैथोड, तो कैथोड नेगेटिव। अब H2O, अगर हम उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करें वाटर का तो हमें मिलता है H2 प्लस O2, H2 प्लस O2। अब देखो H2 प्लस O2 मिल रहा है, तो हाइड्रोजन कहां पे रिलीज होगी, कैथोड पे रिलीज होगी। हाइड्रोजन कहां पे रिलीज होगी, कैथोड पे, और ऑक्सीजन कहां पे रिलीज होगी, एनोड पे रिलीज होगी। इसके आगे एक क्वेश्चन और आता है कि H2O के इलेक्ट्रोलाइसिस पे, अगर हम H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम डबल होता है ऑक्सीजन के मुकाबले। तो देखो साफ दिख रहा है यहां पर रिएक्शन देखो, तो H2 दो बार निकल रही है और ऑक्सीजन सिर्फ एक निकल रहा है। क्यों ऐसा, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर के मॉलिक्यूल में 2:1 में पाए जाते हैं। हाइड्रोजन कितना है, 2, ऑक्सीजन कितना है, 1। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं क्वांटिटी की, मास की बात नहीं कर रहे हैं। आप में से बहुत बच्चे सोचेंगे भैया हमने तो 1:8 पढ़ा था 9th क्लास में, वो 1:8 बाय मास था, यहां पे हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन 2 मॉलिक्यूल तो ऑक्सीजन 1। आगे बात समझ में, चलते हैं आगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरफ। तो ऐसी रिएक्शन, ध्यान सुनेगा, मान लेते हैं मान लेते हैं कि
इसको मिटा देते थोड़ा सा। मान लेते हैं कि ये एक लड़का है, ठीक है, और इसका एक और दोस्त है। ये इसके पास एक कुत्ता है, मान लेते हैं इसके पास क्या है, एक डॉग है। ठीक है, मुझे कुत्ता बनाना नहीं आता, ठीक है। अब साथ में इधर एक लड़का और आया जो इससे बड़ा है, हाइट में इससे ताकतवर है, ठीक है। और ये आया, इसने इसको हटा दिया, उसे कुत्ते को छीन लिया। अब क्या बनेगा? अब ये लड़का बेचारा अकेला रह गया। अब ये थोड़ा दुखी हो जाएगा, है ना, दुखी हो गया। और साथ में इस बड़े लड़के ने इसका कुत्ता अपने पास रख लिया। अगर इसका उल्टा होता, फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कंडीशन थोड़ी उल्टी होती, इस बड़े लड़के के पास कुत्ता होता, ये लड़का ए है, ये लड़का बी है, और इस कुत्ते का नाम दे देते हैं सी। ये लड़का ए है, ये लड़का बी है, और कुत्ता सी यहां चला गया। अगर मान लो ऐसा होता है कि बड़ा लड़का है और कुत्ता इस बड़े लड़के के पास होता, और साथ में छोटा लड़का साइड में खड़ा होता, और छोटा लड़का क्या चाह के भी इस कुत्ते को छीन सकता है बड़े लड़के से? नहीं छीन सकता भाई, पिट जाएगा उल्टा। यानी हमारे केमिस्ट्री में भी कुछ ऐसा ही होता है। अब यहां छोटा लड़का बड़ा लड़का क्या है भैया? तो ये एक कम रिएक्टिव मेटल है, लेस रिएक्टिव मेटल, लेस रिएक्टिव मेटल। और ये क्या है? एक मोर रिएक्टिव मेटल, ये ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, मोर रिएक्टिव मेटल। एक लेस रिएक्टिव मेटल को एक मोर रिएक्टिव मेटल अगर हटा दे अपनी जगह से, देखो पहले ए और सी साथ में थे और बी आया, इसने क्या करा, बी ने ए को हटा दिया, अब बीसी बन गया और ए अलग चला गया, बीसी बन गया और ए अलग चला गया। तो क्या करा, एक मोर रिएक्टिव मेटल ने एक लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर दिया उसके कंपाउंड से, उसके सॉल्यूशन से, उसके सॉल्ट से। आधी बात समझ में? तो देखो यही लिखा हुआ है, द रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces less reactive element from its salt solution is called displacement reaction. एग्जांपल में देखो क्या लिखा हुआ है, Fe plus CuSO4 gives FeSO4 plus Cu। इससे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जहां कहीं पे भी कलर की बात होगी वहां पे हर जगह एक ना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अब देखो क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एक छोटी सी एक्टिविटी है। एक्टिविटी क्या है कि हमारे पास कॉपर सल्फेट है, क्या है, कॉपर सल्फेट है, और साथ में मैंने इसमें क्या डाल दी, लोहे की कील डाल दी। कॉपर सल्फेट है, इसमें मैंने क्या डाल दी, लोहे की कील। अब आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो आयरन कॉपर को हटा देगा, कॉपर को हटा देगा। तो देखो कॉपर के साथ SO4 था, आयरन जुड़ गया SO4 के साथ, तो FeSO4 बन गया, साथ में कॉपर अलग रह गया। तो ये कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का था, जब इसमें FeSO4 बन जाएगा तो क्या ये ब्लू कलर का बचेगा? नहीं बचेगा। तो क्वेश्चन आता है, कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फेड्स, फेड्स मतलब गायब हो जाता है, व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में डाला जाता है तो उसका कलर गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि आयरन ने कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस कर दिया और आयरन FeSO4 बन गया और साथ में Cu अलग हो गया। अब ये Cu जो है वो इस नेल पे डिपॉजिट हो जाएगा, तो अब ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये बन गया FeSO4 और साथ में नेल पे क्या 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 हो गया, इस पे Cu डिपॉजिट हो गया, Cu डिपॉजिट। तो पहले ये नेल ग्रे कलर की थी, शाइनी थी, शाइनी ग्रे थी, अब ये किसमें चेंज हो चुकी है, कॉपर जम गया ना, तो कॉपर होता है ब्राउन। कॉपर कैसा मेटल है? ब्राउन मेटल है। ठीक है, चलते हैं आगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरफ। इसमें होता है एक्सचेंज ऑफ आयंस, दो जने यहां हैं, दो जने यहां हैं, इन्होंने आपस में एक्सचेंज कर लिया आयंस। क्या कर लिया? एक्सचेंज कर लिया आयंस। कैसे? देखिए रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन है हमारा NaOH प्लस HCl gives NaCl प्लस H2O। Na और यहां से Cl, ये दोनों जुड़ गए, Na पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है, H पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है। इस पॉजिटिव यानी कैटायन के साथ जो एनायन जुड़ा हुआ था, इसने एनायन को एक्सचेंज कर लिया, OH की जगह क्या जोड़ लिया अपने साथ? Cl जोड़ लिया।
H और OH बच गए, इन्होंने आपस में फॉर्म कर लिया कंपाउंड और H2O बना दिया। ये कैसी रिएक्शन है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। जितनी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होंगी सबकी सब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, सबकी सब में सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन H2O बनता है, वाटर बनता है। तो एग्जांपल की टेंशन नहीं लेनी है। अब कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट जैसे नीचे एग्जांपल दिया हुआ हमारा Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड क्या बना देंगे? बेरियम सल्फेट प्लस NaCl। अब ये बेरियम सल्फेट जो है ये व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, आपको याद करना पड़ेगा, मैं बार बार कह रहा हूं कलर वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो प्रेसिपिटेट होता क्या, कल ही बताया था मैंने, सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इन अ रिएक्शन। किसी रिएक्शन में अगर कोई सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन जाए, सॉलिड इनसॉल्युबल यानी कि सॉलिड है और घुल नहीं रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट बोलते हैं। अब ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या हो? प्रेसिपिटेट बने, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ऐसी रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहा जाता है। जैसे ये क्या है? ये सेकंड वाला क्या है? एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं आपको यहां तक बात समझ में आई होगी। चलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन की तरफ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। एक कंपाउंड ये रहा और दूसरा कंपाउंड ये रहा, ये रिएक्शन कर रहे हैं। क्या हो सकता है? हो सकता है कि यहां से ऑक्सीजन हट के इसमें जुड़ गया हो, या इसमें से ऑक्सीजन इसमें जुड़ गया हो, इसका उल्टा हो सकता है, इसमें से हाइड्रोजन इसमें जुड़ गया हो या इसमें से हाइड्रोजन इसमें जुड़ गया हो। तो अगर किसी में से ऑक्सीजन जुड़ेगा, किसी में ऑक्सीजन जुड़ेगा या हाइड्रोजन हटेगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या कहा जाता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का हटना, इसको रिडक्शन कहा जाता है, रिडक्शन। और एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहा हो, ऐसी रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। रेडॉक्स, रिडक्शन का रेड, ऑक्सीडेशन का ऑक्स, तो रेडॉक्स रिएक्शन। एक एग्जांपल देखते हैं, CuO प्लस H2, ये बन गया Cu प्लस H2O। इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और इसमें रिडक्शन भी हो रहा है। कैसे हो रहा है देखते हैं। ये जो CuO है, ये रिएक्शन के बाद क्या बन गया है? ये रिएक्शन के बाद Cu बन गया है। कंपेयर करना है बस, कंपेयर, ऑक्सीजन जुड़ा है, हटा है, क्या हुआ है। इस CuO में से ऑक्सीजन हटा है, इस CuO में से ऑक्सीजन हटा है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो इस CuO में क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। बात करें अगर H2 की, तो इस H2O में ऑक्सीजन जुड़ गया है, इस H2 में ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो इसमें क्या हुआ है? इसमें हुआ है ऑक्सीडेशन। अब जिसमें रिडक्शन होता है, यानी CuO में रिडक्शन हुआ है, तो Cu को बोलेंगे रिड्यूस्ड सब्सटेंस, CuO। और जिसमें ऑक्सीडेशन हुआ है उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। जिसमें रिडक्शन हुआ है वो रिड्यूस्ड सब्सटेंस, और जिसमें ऑक्सीडेशन हुआ है वो ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। अब आगे सुनिएगा, ये CuO था, इसमें रिडक्शन हुआ क्यों? क्योंकि इसमें हमने H2 को डाला। अगर मैं CuO में H2 डालता ही नहीं तो क्या कभी इसको ऑक्सीजन हटता? नहीं हटता। यानी इस H2 की वजह से इसमें रिडक्शन हुआ है, इसको ऑक्सीजन लिया किसने? H2 ने। तो यानी मैं कह सकता हूं कि H2 ने इसका रिडक्शन करवाया है। अगर H2 ही नहीं होता तो क्या इस CuO का रिडक्शन होता? यहां पे नहीं होता। तो H2 ने रिडक्शन करवाया है, तो H2 ने रिडक्शन करवाया है, तो H2 क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। और सेम ऐसे ही अगर H2 में CuO नहीं मिलता तो क्या H2 को H2O बनता? अगर H2 में, अगर मैंने H2 में CuO को मिलाया ही ना होता तो क्या वो कभी H2O बन पाता? नहीं बन पाता। तो इस O ने हेल्प करी ना H2 की, H2O बनने में, तो ये CuO क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। अगर नहीं आया समझ में तो सिंपल इतना याद रखो, जो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस होता है उसी को रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, और जो रिड्यूस सब्सटेंस होता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। ऑक्सीडाइज सब्सटेंस इज इक्वल टू रिड्यूसिंग एजेंट।
रिड्यूस सब्सटेंस इज इक्वल टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आते हैं हमारे आसपास ऑक्सीडेशन से बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, उनमें से दो हमें डेली लाइफ एग्जांपल समझने हैं। पहला है कोरोजन और दूसरा है रेंसिडिटी। कोरोजन का मतलब क्या होता है, कोई मेटल है, वो मेटल अपने आसपास एयर से, मॉइस्चर से, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है और उसमें जंग लग जाते है, एक तरीके से कोरोड हो जाता है, खराब होने लगता है। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इसी प्रोसेस को हम कोरोजन कहते हैं। और आयरन में कोरोजन होता है, उसके लिए स्पेशल वर्ड है रस्टिंग, जंग लगना, रस्टिंग। आयरन में कोरोजन होता है, उसे क्या बोलते हैं हम, रस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, अब देखो तो कोरोजन क्या है, व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर दे कोरोड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग, यहां पे लिख देते हैं रस्टिंग, रस्टिंग कहलाता है कोरोजन ऑफ आयरन। और साथ में ये जो लिखा हुआ है Fe2O3 डॉट XH2O, ये क्या है, ये फॉर्मूला ऑफ रस्ट है, फॉर्मूला ऑफ रस्ट, ये रस्ट का फॉर्मूला है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमें दो मेटल और पढ़ने, साथ में कलर पढ़ना है। अच्छा, रस्ट का कलर क्या होता है, रस्ट का कलर होता है रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन, जंग लग जाते तो वो आयरन कैसा हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है। कॉपर टर्न्स ग्रीन, कॉपर ग्रीन हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ CuCO3। कॉपर के ऊपर क्या बन जाता है, कॉपर कार्बोनेट बन जाता है, जिसकी वजह से वो कैसा हो जाता है, वो ग्रीन कलर का हो जाता है। सिल्वर सुना होगा भैया, चांदी के गहने हैं, चांदी के बर्तन है, चांदी की अंगूठी है, कुछ भी है, वो काली पड़ जाती है। वो काली क्यों पड़ जाती है, Ag2S, सिल्वर सल्फाइड के बनने से। यहाँ पे Ag का मतलब सिल्वर, एस का मतलब सल्फाइड। तो सिल्वर टर्न्स ब्लैक ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ Ag2S। सिल्वर Ag2S के बनने के कारण क्या हो जाती है, ब्लैक हो जाती है। अब कोरोजन को बचाने के बहुत तरीके हैं, जैसे ग्रीसिंग कर दो, पेंटिंग कर दो, एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग का मतलब होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ाना, किसकी लेयर चढ़ाना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ाना। गैल्वेनाइजेशन कर दो, गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है जिंक की लेयर चढ़ाना, जिंक की लेयर, Zn की लेयर। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इसमें बहुत सारे मेटल्स आ सकते हैं, एग्जांपल समझते हैं, क्रोमियम, क्रोमियम की लेयर चढ़ाना। देखा होगा मॉल वगैरह में जाते हैं या बड़े बड़े लोगों के घर होते हैं, तो उसमें जो टॉयलेट होता है उसके नल बहुत चमकीले होते हैं, शक्ल दिख जाती है भाई नल में, शीशे की जरूरत ही नहीं है, नल में शक्ल दिख रही है। तो उस नल के ऊपर किस मेटल की लेयर चढ़ी हुई है, क्रोमियम की चढ़ी हुई है। सीढ़ियों के साइड में रेलिंग होती है, उन रेलिंग पे देखते हो कितने चमकदार रेलिंग होते हैं कहीं कहीं पे, वो चमकदार क्यों है, उनके ऊपर क्रोमियम की लेयर चढ़ी हुई है। होता क्या है इससे, जो अंदर का मेटल है वो जंग लगने से बच पा रहा है, क्रोमियम में जंग लगेगी ही नहीं, अंदर का मेटल है वहां तक ऑक्सीजन पहुंचेगी ही नहीं, पहुंचेगी ही नहीं तो रस्टिंग होगी ही नहीं या कोरोजन होगा ही नहीं। चलते हैं नेक्स्ट, रेंसिडिटी की तरफ। अब रेंसिडिटी में क्या होता है, कुछ हमारे आसपास जो खाने हैं ज्यादातर में फैट्स और ऑयल्स यूज होता है, ऑयल्स और फैट्स। अब ऑयल और फैट जो है ये हमारे आसपास मॉइस्चर से, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेते हैं और रिएक्शन करने के बाद इनका स्मेल और टेस्ट खराब हो जाता है, स्मेल और टेस्ट खराब हो जाता है। चिप्स देख लो, चिप्स का पैकेट फाड़ के छोड़ दो, 2 दिन बाद खाओ, उसका टेस्ट ही नहीं आएगा, कहते हैं भाई चिप्स सील गई। सील क्या गई, उसने रिएक्शन कर ली हमारे आसपास मॉइस्चर से, ऑक्सीजन से। हमारी बात समझ में, तो इससे क्या समझ में आया कि स्मेल एंड टेस्ट ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स चेंज आफ्टर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो जाता है तो स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाती है। दिस प्रोसेस इज रेंसिडिटी, इस प्रोसेस को रेंसिडिटी कहा जाता है। चिप्स, चिप्स के जो पैकेट होते हैं आर फिल्ड विद नाइट्रोजन गैस, कौन सी गैस भरी जाती है उनमें, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्यों, नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन से रिएक्शन करने से रोकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स आर यूज्ड, एंटीऑक्सीडेंट साफ साफ समझ में आ रहा है, एंटी मतलब रोकने वाले, विपरीत, और ऑक्सीडेंट मतलब जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करे। तो एंटीऑक्सीडेंट मतलब क्या हो गया, ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को रिएक्शन करने से रोके, यानी खुद रिएक्शन कर लेंगे ऑक्सीजन से पर हमारे खाने तक नहीं पहुंचने देंगे, तो एंटीऑक्सीडेंट्स यूज करे जाते हैं। फूड इज पैक्ड इन एयर टाइट कंटेनर, ऐसा कंटेनर जो बहुत टाइट है, उसके अंदर हवा जा ही नहीं सकती। अगर हवा जा ही नहीं सकती तो रिएक्शन कैसे होगी, नहीं होगी ना रिएक्शन। अरे बात समझ में, तो एयर टाइट कंटेनर्स यूज करे जाते हैं। दीज आर सम वेज टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, ये कुछ तरीके हैं जिससे रेंसिडिटी से बचा जा सकता है, यानी हमारा जो खाना है उसे खराब होने से रोका जा सकता है। इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 फिनिश होता है।
मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पूरी समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। एग्जाम्स आ रहे हैं, रिवीजन वीडियो है, फटाफट निपटा दिया पूरा चैप्टर। मैं उम्मीद करता हूं आपने बिल्कुल कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।